अस्सलाम वालेकुम जी। माय नेम प्रोफेसर मोहम्मद तैयब इकबाल, योर इंग्लिश टीचर। हम ग्रामर का कोर्स शुरू किया हुआ हमने और उसमें हम अब तक 8 रूल्स पढ़ चुके हैं। जो टॉपिक था हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। ये टॉपिक बहुत ही अहम टॉपिक हुआ करता है और ख़ास तौर पर जब हमने मुख्तलिफ़ किस्म कम्पैटिटिव एग्ज़ाम देने हो या कोई भी किसी किस्म का एंट्री टेस्ट देना हो, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल हुआ करता है। तो अब तक हम इसके 8 रूल्स पढ़ चुके हैं, तो आज हम रूल नंबर 9 से शुरू करते हैं। रूल नंबर 9 है जी, फंक्शन ऑफ कंपाउंड सब्जेक्ट यूजिंग एंड, possessive pronouns or using definite article the and without using definite article the। पहले तो हम इन टर्म्स को देख लेते हैं जी। कंपाउंड सब्जेक्ट ये वैसे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हुए हैं, लेकिन दोबारा मैं अभी आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कंपाउंड सब्जेक्ट क्या हुआ करता है। उसके बाद हम लिखा कि एंड लगाकर, ये तो वही बात हो गई। कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है कि जब भी हम मुख्तलिफ कोई से दो नाउन्स को, दो प्रोनाउंस को एंड लगाकर लिख दें तो वो कंपाउंड सब्जेक्ट हो जाया करता है। जैसे यहाँ पर पहली एग्जांपल लिखी हुई है, अली एंड असलम। तो अली और असलम के दरमियान में हमने कंजंक्शन एंड लगाया, तो ये दोनों मिलकर अली एंड असलम मिलकर क्या बन गए, कंपाउंड सब्जेक्ट बन गए। तो कोई से भी दो सिंपल नाउन्स को या दो प्रोनाउंस को जब एंड लगाकर हम लिख देते हैं, वो दोनों ऐड अप होकर प्लूरल सब्जेक्ट बन जाया करते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगाया जाता है। और इसको हम यूँ भी कह सकते हैं, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। एस और ई एस का इजाफा नहीं किया जाता, ये हम ऑलरेडी कल पढ़ चुके हैं। तो अगर किसी भी सेंटेंस के शुरू में कंपाउंड सब्जेक्ट मौजूद हो तो किस तरह से उसको डील किया जाएगा। तो अगर फिक्रे के शुरू में कोई कंपाउंड सब्जेक्ट मौजूद होगा तो वो हमेशा प्लूरल तस्वर किया जाएगा। और अगर वो प्लूरल होगा तो उसके बाद प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा। और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगा, यूं कह लीजिए कि उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और उस पहली फॉर्म के साथ हम कभी भी एस ई एस का इजाफा नहीं किया करते। तो ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट कि कंपाउंड सब्जेक्ट किस तरह से सब्जेक्ट का रोल प्ले किया करता है, वो सिंगुलर होता है या प्लूरल। तो हमने ये देख लिया कि कंपाउंड सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल हुआ करता है। उसके बाद आ गया पोजेसिव प्रोनाउन क्या काम करता है। पोजेसिव प्रोनाउन होता क्या है, ये तो हमने प्रोनाउन तो कुछ डिस्कस किया था, हमने थोड़ा सा इसकी जस्ट डेफिनेशन हम डिस्कस की थी। आई, वी, यू, ही, शी, इट, ते, ये सारे प्रोनाउन हुआ करते हैं। तो पोजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, जैसे हम कहते हैं हिज, माई, अवर, योर, देयर, हर, ये सारे के सारे पोजेसिव केसेस हुआ करते हैं। पोजेसिव केसेस दो तरह के होते हैं। एक तो हुआ करता है कि सिंपल, जैसे मैं कहता हूँ अगर आई लिखा हुआ है तो आई सब्जेक्टिव केस है, और इसका अगर पोजेसिव केस देखें वो हो गया माई, इसको हम कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। और दूसरा होता है माइन, इसे हम कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। मैं दोबारा बताता हूँ, माई क्या होगा, माई होगा पोजेसिव एडजेक्टिव, और दूसरा कौन सा बन गया, माइन। माइन भी पोजेसिव केस है, इसको हम कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक होगा, ये पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन। जो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, जैसे मैंने यहाँ पर माई लिखा, तो माई के बाद कोई ना कोई नाउन इस्तेमाल करेंगे। जैसे माई कॉपी, तो माई पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया, इसके बाद नाउन ऐड कर दिया। ये बात जहन में रखिएगा, कभी भी कोई भी पोजेसिव केस अकेला इस्तेमाल नहीं हो सकता जब तक वो किसी नाउन को रेफर ना कर रहा हो। अगर मैं कहूँ कि गिव मी माई, भाई क्या चीज़, माई कॉपी, माई पेंसिल, माई बुक, माई हाउस, माई कार, क्या चीज़। जब तक हम उस पोजेसिव केस के बाद कोई नाउन ऐड नहीं करेंगे, सेंटेंस की जो सेंस होगी वो गलत ही रहेगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पोजेसिव केस के बाद नाउन ज़रूर लिखेंगे। और दूसरा हमने पढ़ा पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन क्या हुआ करते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन भी पोजेशन को जाहिर करते हैं, लेकिन ऐसे जो पोजेसिव केसेस हुआ करते हैं, जैसे पोजेसिव प्रोनाउन की बात कर रहा हूँ, माइन लिखा हुआ, इसमें नाउन हमेशा पहले आ जाया करता है। मसलन मैं कहती हूँ कि दिस कार इज माइन, तो इस सेंटेंस में दिस कार इज माइन में कार नाउन है और वो पोजेसिव प्रोनाउन से पहले लिखा जाएगा। इसको यूँ भी याद किया जा सकता है, जो पोजेसिव एडजेक्टिव हुआ करते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव में इसको तरतीब से ज़रा लिख देता हूँ।
जो पोजेसिव एडजेक्टिव है, जैसे ये पहले नंबर पे मैंने लिखा हुआ पोजेसिव एडजेक्टिव, जो पोजेसिव एडजेक्टिव हुआ करते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव अगर आप देखें ये ए से शुरू हो रहा है और इसके बाद हमने क्या करना होता है, उसके बाद हमने कोई ना कोई नाउन लगाना होता है। पोजेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आएगा। अगर आप ए बी सी पढ़े तो ए पहले आएगा ए बी सी के अंदर, और उसके बाद ए बी सी पढ़ते जाएंगे तो उसके बाद एन आया करता है। पोजेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आएगा, जो मर्जी पोजेसिव एडजेक्टिव हो वो हमेशा नाउन से पहले लिखा करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा पोजेसिव प्रोनाउन। अगर एबीसी पढ़ेंगे तो पोजेसिव प्रोनाउन है वो पी से शुरू हो रहा है और नाउन एन से शुरू हो रहा है, तो नाउन हमेशा पी से पहले आता है एबीसी के अंदर, तो नाउन कोई भी होगा वो पहले लिखा जाएगा और पोजेसिव केस पोजेसिव प्रोनाउन वो बाद में लिखा जाएगा। इसीलिए अगर आप देखें, गौर करें, जो नीचे मैंने एग्जांपल मेंशन की है, दिस कार इज़ माइन, कार नाउन है, नाउन कोई भी होगा वो पहले लिखा जाएगा, माइन पोजेसिव प्रोनाउन है वो बाद में लिखा जाएगा। यानी ये याद करने का छोटा सा ट्रिक है कि पोजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ए से शुरू हो रहा है वो नाउन से पहले आएगा, और पोजेसिव प्रोनाउन पी से शुरू हो रहा है तो उसको हम नाउन के बाद लिखा करते हैं। तो इसलिए पोजेसिव प्रोनाउन यानी माइन बाद में लिखा गया और कार पहले लिखा गया। तो ये दो चीज़ें हमने पढ़ ली, पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन। तो आपने जो अहम चीज़ ये जहन में रखनी है, चाहे पोजेसिव एडजेक्टिव हो चाहे पोजेसिव प्रोनाउन हो, दोनों किसी भी सूरत में अकेले इस्तेमाल नहीं होंगे। और दूसरी अहम बात जो ज़्यादा अहम है पहली बात से, वो ये है कि पोजेसिव केस कभी भी अकेले इस्तेमाल होकर सब्जेक्ट का रोल प्ले नहीं कर सकते। यानी पोजेसिव केस कभी भी सब्जेक्ट का रोल प्ले नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ माई ब्रदर इज़ कमिंग, एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें मैंने माई लिखा, माई पोजेसिव केस है, तो माई पोजेसिव केस को इग्नोर करें। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया ब्रदर, ब्रदर यहाँ पर सब्जेक्ट असल सब्जेक्ट है। पहले लेक्चर में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, कंप्लीट सब्जेक्ट और डायरेक्ट सब्जेक्ट। कंप्लीट सब्जेक्ट क्या था, वो 2 3 4 5 अल्फाज मिलकर कंप्लीट सब्जेक्ट बना देते हैं, और उस कंप्लीट सब्जेक्ट में जो नाउन या प्रोनाउन हुआ करता है वो डायरेक्ट सब्जेक्ट कहलाता है। तो माय ब्रदर कंप्लीट सब्जेक्ट हो गया, इसमें जो नाउन इस्तेमाल किया जा रहा है ब्रदर, वो हमारा क्या बन जाएगा, डायरेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। अगर हम इस माय ब्रदर के साथ में एस लगा दूँ, बन जाएगा प्लूरल, यानी ये बन गया माय ब्रदर्स। तो माय ब्रदर्स, लेकिन जो हमारा इस वक्त देखा जाए शुरू में प्रोनाउन लगाया गया, पोजेसिव केस लगाया गया माय, माय पोजेसिव केस है, इसको इग्नोर करें। मैंने पहले भी बताया जो पोजेसिव केस हुआ करते हैं उसको इग्नोर किया जाता है। उसके बाद जो भी नाउन आएगा उसी को हमने डायरेक्ट सब्जेक्ट कंसिडर करना है, उसी के मुताबिक हम वर्ब और हेल्पिंग भी इस्तेमाल करेंगे। तो माय ब्रदर्स हो गया, अब यहाँ पे माय को इग्नोर करें, ब्रदर्स प्लूरल है, प्लूरल के मुताबिक इस इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो हम इस काट के उसकी जगह पे क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। इसी तरह से अगर लगाया जाए देयर, THEIR, ये देयर है, देयर क्या चीज़ हुआ करता है, देयर ये दे पोजेसिव केस है, दे का पोजेसिव केस है, दे प्लूरल हुआ करता है, तो देयर सिस्टर, तो देयर पोजेसिव केस है दे का, लेकिन आपने ये नहीं समझना कि ये चूंकि दे का प्लूरल पोजेसिव केस है तो हम इसको भी प्लूरल तसव्वुर कर रहे हैं, तो वो गलत हो जाएगा। तो देयर सिस्टर इज लिखा जाएगा, क्योंकि देयर तो पोजेसिव केस है और पोजेसिव केस कभी भी हमारा सब्जेक्ट नहीं बना करता, ये एक्स्ट्रा हुआ करता है, इसको आप इग्नोर किया करें। शुरू में लिखे होते हैं उसको हम क्या करेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे। तो देयर सिस्टर इज, देयर को इग्नोर किया, उसके बाद नाउन आ गया सिस्टर, सिस्टर सिंगुलर है, उसके मुताबिक हम क्या लिख देंगे, इज लिख देंगे। ठीक हो गया। तो ये जहन में रखिएगा, पोजेसिव केस बराह रास्त कभी भी सब्जेक्ट नहीं हुआ करते, उसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा, जो भी नाउन होगा, अगर नाउन सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, अगर नाउन प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हुआ करते हैं। तो अभी जो हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं इसके अंदर अली एंड असलम दोनों मिलकर प्लूरल बन रहे थे, उसके मुताबिक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। तो नेक्स्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था, पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं हुआ करते, उनके बाद जो नाउन लिखा जाएगा वो नाउन ही डिसाइड करेगा कि हमारा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा। तीसरा पॉइंट इसमें आता है डेफिनेट आर्टिकल दी, कि दी लगाकर सब्जेक्ट बनाना किस तरह बनाया जाएगा, डेफिनेट आर्टिकल दी का क्या रोल हुआ करता है सब्जेक्ट फॉर्मेशन के अंदर, या सब्जेक्ट को वो सिंगुलर बनाता है या प्लूरल बनाता है, क्या काम करता है, अब हम इसको पढ़ते हैं। जैसे नीचे एग्जांपल लिखी हुई है, द डॉक्टर एंड फ्रेंड ऑफ माय फादर हैज़ कम। अभी ऊपर हमने पढ़ा था दो नाउन्स के दरमियान अगर एंड आ जाए तो वो प्लूरल बन जाया करता है, लेकिन ये जो सेंटेंस हम लिखा हुआ यहाँ पर पढ़ रहे हैं, द डॉक्टर एंड फ्रेंड ऑफ माय फादर हैज़ कम,
तो इसमें द डॉक्टर, डॉक्टर पहला नाउन आ गया, एंड फ्रेंड दूसरा नाउन आ गया, ये दो नाउन आ गए। लेकिन इशू ये है कि उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल दी लगाया हुआ हमने। जब डेफिनेट आर्टिकल दी आ जाए किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ, अब यहाँ पे ये भी देखिएगा डॉक्टर कॉमन नाउन है, फ्रेंड भी कॉमन नाउन है, तो उससे पहले हमने डेफिनेट आर्टिकल दी लगाया हुआ है। ये तो डेफिनेट आर्टिकल दी लगाया हुआ है, ये किसी एक पर्सन को मखसूस नहीं बना रहा है। यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल दी जो लफ्ज़ डॉक्टर से पहले लिखा गया है और उसके बाद एंड लगाकर फ्रेंड लगाया गया है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये दो अलग अलग अफराद नहीं हैं। यानी इसको यूं कहा जा सकता है, द डॉक्टर एंड फ्रेंड ऑफ माई फादर हैज़ कम, कि मेरे फादर का वो वाला दोस्त आया है जो बाय प्रोफेशन डॉक्टर भी है। असल में ये लफ्ज़ डॉक्टर उस फ्रेंड लफ्ज़ को ही क्वालिफाई कर रहा है। एक यूँ कह लीजिए कि उसका प्रोफेशन है डॉक्टर और दूसरा वो उसका रिलेशन बन गया फ्रेंड। तो वो वाला फ्रेंड आया है जो मेरे अब्बा जान का डॉक्टर भी है। जब हम ये जाहिर करना चाहते हो कि वो दो पर्सन नहीं आए बल्कि एक ही पर्सन आया है, तो हम पहले कॉमन नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल दी लगा देंगे और दूसरे के साथ डेफिनेट आर्टिकल दी नहीं लगाएंगे। तो अब आपको थोड़ा सा डेफिनेट आर्टिकल दी के रोल का समझ आ गया होगा कि जब भी किसी सेंटेंस के शुरू में कॉमन नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल दी लगाएं और दूसरे कॉमन नाउन पर डेफिनेट आर्टिकल दी ना लगाएं, वो एक ही पर्सन है, यानी डबल रोल प्ले कर रहा पर्सन तो एक ही होगा। जैसे अक्सर आप ड्रामास के अंदर और मूवीज़ के अंदर देखते हैं कि एक पर्सन है वो डबल रोल प्ले कर रहा होता है, तो असल में वो पर्सन तो एक ही है रियल लाइफ में, लेकिन वो ड्रामा वाला या जो मूवी वाला जो डायरेक्टर है, राइटर है, वो उससे डबल रोल प्ले करवा रहा है। तो सेम इज़ द केस इन दिस सेंटेंस, एक्चुअली डॉक्टर इज़ द सेम पर्सन हु इज़ अ फ्रेंड ऑफ द फादर। तो इसीलिए फ्रेंड ही डॉक्टर है या जो करें डॉक्टर ही फ्रेंड है, तो उसको जाहिर करने के लिए हमने डेफिनेट आर्टिकल दी इस्तेमाल किया, तो बन गया द डॉक्टर एंड फ्रेंड ऑफ माय फादर हैज़ कम। तो यहाँ पर हैज़ इंडिकेट कर रहा है कि असल में एक ही पर्सन आया है लेकिन जो बाय प्रोफेशन डॉक्टर भी है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ पर हमने वही वाला काम किया लेकिन अब डेफिनेट आर्टिकल की बजाय हमने क्या लगा दिया, पोजेसिव केस लगा दिया। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पोजेसिव केस अकेला इस्तेमाल नहीं होता। दूसरी बात, पोजेसिव केस कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता, तो पोजेसिव केस जो भी लिखा उसको इग्नोर किया जाए। यानी पोजेसिव केस कभी भी सेंटेंस को सिंगुलर या प्लूरल बनाने का किरदार अदा नहीं कर सकता। इसलिए हम जस्ट ये बताते हैं हिज ब्रदर एंड कोच को ब्रदर किसका है, हिज उसका है। अगर हर लिखा होगा तो जी उस लड़की का है, अगर माई लिखा होगा तो वो मेरा है, अगर योर लिखा होगा तो वो तुम्हारा है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हिज जस्ट रिलेशन को जाहिर करता है कि वो किसका भाई है या किसका कोच है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम जिस रिलेशन को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पोजेसिव केस कभी भी ये शो नहीं किया करता कि वो भाई यानी फिक्रा उसकी वजह से सिंगुलर बन रहा है या प्लूरल बन रहा है। असल में जो ऊपर हमने रूल पढ़ा था द डॉक्टर एंड फ्रेंड वाला, वही इस पर भी अप्लाई हो रहा है। क्योंकि एक पोजेसिव केस आया, पहले कॉमन नाउन ब्रदर के साथ हिज पोजेसिव केस आ गया, दूसरा जो कॉमन नाउन कोच लिखा वो उसके साथ पोजेसिव केस इस्तेमाल नहीं किया गया। इसकी वजह से हमें ये फील हो रहा है कि बज़ाहिर देख के लग रहा है कि दो पर्सन है लेकिन ये एक ही पर्सन है। कोच उसका प्रोफेशन है, ब्रदर उसका रिलेशन है। तो ऊपर वाले फिक्र में भी यही काम किया था हमने, तो बन जाएगा हिज ब्रदर एंड कोच इज। यहां भी हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। तो पोजेसिव केस जस्ट ये जाहिर कर रहा है कि पर्सन एक ही है, एक उसका रिलेशन है और दूसरा उसका प्रोफेशन है। यानी यूं कहा जा सकता है कि उसका वो वाला भाई आया है जो बाय प्रोफेशन कोच भी है। पर्सन तो एक ही है, तो वो डबल रोल प्ले कर रहा है जैसे मैंने पहले बताया। तो पोजेसिव केस भी अलग से सब्जेक्ट का रोल प्ले नहीं किया करता, वो जस्ट ये इंडिकेट किया करता है कि वो एक ही पर्सन है, डबल रोल प्ले कर रहा है। अब तीसरी एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए मैंने क्या किया, द फ्रेंड एंड द कोच, मैंने दोनों कॉमन नाउन्स के साथ हमने डेफिनेट आर्टिकल दी लगा दिया। तो द फ्रेंड, उसके बाद एंड भी आ गया और उसके बाद द कोच। अब कोच के साथ अपना डेफिनेट आर्टिकल है, फ्रेंड के साथ अपना डेफिनेट आर्टिकल। कितने डेफिनेट आर्टिकल, तो दो डेफिनेट आर्टिकल हो गए। एक सादा फहम आम अंदाज में यूँ समझ लीजिए, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं कि समझने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। अगर एक डेफिनेट आर्टिकल लगा हो और कॉमन नाउन दो हो तो एक डेफिनेट आर्टिकल सिंगुलर होगा तो हम उसको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर एक पोजेसिव केस लगा हो और कॉमन नाउन
कॉमन नाउन्स दो हों तो हम उसको भी सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे, लेकिन अगर दो कॉमन नाउन हो, दोनों का अपना अपना पोजेसिव केस या अपना अपना डेफिनेट आर्टिकल दी लगाया गया हो, वो दोनों मिलके प्लूरल हो जाएंगे। यानी अब हमें पता चला कि जब दो डेफिनेट आर्टिकल या दो पोजेसिव केस हो, वो दोनों अलग अलग पर्सन हुआ करते हैं और दोनों के साथ हम क्या करेंगे, दोनों को प्लूरल तस्वर करेंगे और दोनों के मुताबिक हम क्या करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। यानी फ्रेंड एक अलग पर्सन है और कोच एक अलग पर्सन है, वो दो डिफरेंट पर्सन्स आए हैं। हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि दोनों के साथ डेफिनेट आर्टिकल दी लगाया गया है, तो वो दोनों मिलके प्लूरल हो गए। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह आपको समझ आ चुका होगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल अगर हम देखें, इसमें से कुछ पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये असल में पॉइंट नंबर 9 है जी, 9A पॉइंट है। यहाँ पे लिखा जी यूनिट्स ऑफ टाइम, यूनिट्स ऑफ मनी, यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, द वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू द प्रीसीडिंग नाउन और प्रोनाउन। तो यहाँ पर हम डिफरेंट किस्म के यूनिट्स की बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर हमने यूनिट ऑफ टाइम मेंशन किया हो, यानी आवर्स मेंशन किए हो, मिनट्स मेंशन किए हो, तो उसको कैसे लिखेंगे। यूनिट्स ऑफ मनी, पैसे करेंसी को मेंशन करना हो, उसको कैसे लिखेंगे। यूनिट्स ऑफ मनी का मतलब होता है कि प्राइस का वर्ड लिखा हो या कॉस्ट का लफ्ज़ लिखा हो, मनी का वर्ड लिखा हो, तो उसको कैसे मेंशन करेंगे, वो क्या सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, वो सेंटेंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालेगा, हेल्पिंग वर्ब के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसी तरह से जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है, किलोमीटर्स के अंदर डिस्टेंस जाहिर करते हैं या स्पैन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो ये अल्फाज सेंटेंस को क्या सिंगुलर बनाएंगे या प्लूरल बनाएंगे। तो अगर किसी सेंटेंस में यूनिट्स ऑफ टाइम, मनी और डिस्टेंस मेंशन किए गए हों, तो फिर क्या करेंगे, द वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू द प्रीसीडिंग नाउन और प्रोनाउन। वो आने वाला जो नाउन हुआ करता है उसके मुताबिक वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आया करता है। शुरू में लिखे जाने वाली करेंसी, शुरू में लिखे जाने डिस्टेंस के मुताबिक नहीं आया करता। एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। पहली एग्जाम्पल है 1000 रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट। तो इस सेंटेंस में अगर आप गौर करें, शुरू में हमने पढ़ा 1000 रुपीज, तो पढ़ते साथ ही हमें यूं लगेगा जैसे यही हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। 1000 रुपीज़ क्या है, वो एक अमाउंट है, वो एक प्राइस है, वो एक कॉस्ट है। तो 1000 रुपीज़ असल में सेंटेंस से मेंशन किया गया, वो क्या है, वो एक कॉस्ट बन गई, वो एक अमाउंट बन गई, वो एक प्राइस बन गई। जब भी सेंटेंस के अंदर हमने ये मेंशन किया गया हो कि वो जो 1000 रुपीज़ लिखा हुआ वो एक अमाउंट है, तो क्या करेंगे, उस अमाउंट, उस लफ्ज़ अमाउंट की वजह से हमने शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो लफ्ज़ अमाउंट जो कि सिंगुलर है, उसकी वजह से यहाँ पर इस सिंगुलर लगा दिया हमने। अगर अमाउंट के बजाय यहाँ पर प्राइस लिखा होता तो भी यहाँ पर इस होता, प्राइस भी सिंगुलर हुआ करता है। अगर कॉस्ट लिखा होता, सम लिखा होता, वो तमाम अल्फाज सिंगुलर हुआ करते हैं, तो हम उसकी वजह से यहाँ पर क्या लगा देंगे, उसकी वजह से हम यहाँ पर 1000 रुपीज़ को इग्नोर करेंगे और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 5 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो 5 किलोमीटर्स क्या है, एक लॉन्ग डिस्टेंस है। तो जो लफ्ज़ डिस्टेंस है उसकी वजह से हमने क्या किया, यहाँ पे लफ्ज़ इज लगा दिया। डिस्टेंस लिखा गया तो लफ्ज़ डिस्टेंस सिंगुलर हुआ करता है, तो उसकी वजह से हमने यहाँ पर लगा दिया इज। यहाँ पे 5 किलोमीटर सब्जेक्ट नहीं है, ये जहन में रखिएगा। असल सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या बन रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस। डिस्टेंस चूँकि सिंगुलर है, उसकी वजह से हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज लगा दिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, फर्स्ट 50 डेज इज नॉट अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम। तो यहाँ पे जो लफ्स आ गया स्पैन, स्पैन सिंगुलर है, उसकी वजह से यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, इज लगा दिया। तो यहाँ पर स्पैन सिंगुलर होने की वजह से इज लगा दिया। तो जो वर्ड 50 डेज लिखा हुआ ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, तो 50 डेज को इग्नोर करेंगे। उसके बाद जो लफ्स स्पैन लिखा हुआ है, स्पैन ऑफ टाइम, वो सिंगुलर है, उसी की वजह से वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 1000 रुपीज़ आर नॉट एनफ। अब हम इसका करते हैं कंपैरिजन। हमने शुरू में क्या किया था, जो पहली एग्जांपल पढ़ी थी, पहली एग्जांपल का मुकाबला अब हम कर रहे हैं कंपैरिजन इस नेक्स्ट थी चौथी एग्जांपल के साथ। वहां भी लिखा था 1000 रुपीज़, यहाँ पे लिखा जी 1000 रुपीज़। यहाँ तक तो दोनों सेंटेंसेस सेम है, लेकिन जो पहली एग्जांपल थी उसके अंदर हमने यहाँ पर वर्ड लगाया था अमाउंट। उस अमाउंट की वजह से हमने यहाँ पर क्या कर दिया था, इज लगा दिया था। लेकिन मौजूदा जो एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं इसमें लिखा 1000 रुपीज़ आर नॉट एनफ।
लेकिन यहाँ पर अब ना अमाउंट लिखा है, ना कॉस्ट लिखा है, ना सम लिखा है, ना प्राइस लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा। तो जिस लफ्ज़ की वजह से सेंटेंस को हमने सिंगुलर बनाया था वो लफ्ज़ तो नहीं यहाँ पर। अगर वो लफ्ज़ नहीं है तो उसका रोल भी ख़त्म हो गया। अगर उसका रोल ख़त्म हो गया, अब हमारे पास जो डायरेक्ट सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, 1000 रुपीज़। तो 1000 रुपीज़ बजाते खुद क्या हुआ करता है, प्लूरल हुआ करता है। इसकी वजह से हमने अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा देना है, प्लूरल तो आर बन गया। इसे जो दूसरी एग्जांपल पढ़ी थी, 5 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो वहां पे लॉन्ग डिस्टेंस हमारा बेसिक सब्जेक्ट बना था, उसकी वजह से हमने हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगा दिया था। लेकिन अब जो हम नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ रहे हैं, अगेन उसका भी इनिशियल पार्ट बिल्कुल सेम है, यानी 5 किलोमीटर्स, वहां भी 5 किलोमीटर्स लिखा था, यहाँ भी 5 किलोमीटर्स लिखा हुआ है। ऊपर हमने इज लिखा था डिस्टेंस की वजह से, लेकिन अब यहाँ पे डिस्टेंस का लफ्ज नहीं है। जब डिस्टेंस का लफ्ज मौजूद नहीं है तो उसकी वजह से हम यहाँ पर आर इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने डिस्टेंस की वजह से हमने इज लगा दिया था। अब यहाँ पे डिस्टेंस का लफ्ज चूंकि मौजूद नहीं है तो हम इज नहीं लगाएंगे, उसके लिए हम क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। आर क्यों लगाया, चूंकि अब हमारा बेसिक सब्जेक्ट बन गया 50 किलोमीटर्स। 50 किलोमीटर चूंकि प्लूरल है, उसकी वजह से आने वाला हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। तो 50 किलोमीटर्स आर, 20 किलोमीटर्स आर, 30 किलोमीटर्स आर। जब आगे हमने लफ्ज स्पैन नहीं लगाना, डिस्टेंस का लफ्ज नहीं लगाना, तो हम क्या करेंगे, उसको सिंगुलर तस्वर नहीं करेंगे। अब हमारा इनिशियल वर्ड ही हमारा बेसिक सब्जेक्ट होगा, तो उसके मुताबिक हमने आर लगा दिया। उसके बाद जो एग्जाम्पल नंबर 3 हमने ऊपर पढ़ी थी, 50 days इज नॉट अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम, वहां पे ल स्पैन की वजह से हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज लगा दिया था। अब हम क्या कर रहे हैं, जो मौजूदा एग्जाम्पल आखिरी एग्जाम्पल है 50 days आर, तो यहाँ पे लफ्ज़ स्पैन मौजूद ही नहीं है। जब लफ्ज़ स्पैन नहीं है तो उसकी वजह से इस भी नहीं आएगा। हमने जो लफ्ज़ काटा उसका हेल्पिंग वर्ब भी ऑटोमेटिकली कट जाएगा। तो अब बाकी फिगर बच गया 50 days आर, तो 50 डेज बजाते खुद सब्जेक्ट बन गया। उसी के मुताबिक हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। तो 50 डेज प्लूरल है, उसके मुताबिक हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, तो फिक्रा बन जाएगा 50 डेज आर लेफ्ट। तो उम्मीद है कि ये पॉइंट भी आपको अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। ये था हमारा पॉइंट नंबर 9A। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 10 की तरफ। पॉइंट नंबर 10 ये सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम सेंटेंस है, यानी ये रूल बहुत ज़्यादा अहम है। ये अक्सर आ जा करता है, ख़ास तौर पर अगर CSS की बात करें, PMS की बात करें, वन पेपर की बात करें, या MD कैट हो गया, तो उस लेवल की ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। ये अक्सर आ जाया करता, तो इसलिए इसको हम ज़रा तवज्जो के साथ करेंगे। तो इसमें पॉइंट लिखा जी, सब्जेक्ट नंबर 1 एंड सब्जेक्ट नंबर 2 वर्ब अग्रीमेंट, कि अगर सेंटेंस में दो सब्जेक्ट मौजूद हों, उसके मुताबिक किस तरह से वर्ब का अग्रीमेंट करवाया जाएगा। तो सबसे पहले ये पॉइंट हम देखते हैं कि ये हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस दी गई हैं। इन ऑल दीज एक्सप्रेशंस वी फॉलो द फर्स्ट सब्जेक्ट फॉर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब्स। ये वो एक्सप्रेशंस हैं, अगर किसी सेंटेंस में इनमें से कोई एक एक्सप्रेशन यूज़ की जाए। कौन से एक्सप्रेशंस हैं जी, like, with, along with, in addition to, besides, accompanied by, as well as, together with, but, except वगैरह वगैरह। ये वो एक्सप्रेशंस हैं कि एक सब्जेक्ट इन एक्सप्रेशन से पहले लिखा जाता है, उसके बाद इनमें से कोई एक एक्सप्रेशन लिखेंगे, उसके बाद इनके बाद सब्जेक्ट नंबर 2 लिखा जाएगा। तो यानी कि हमारे पास ये जैसे एग्जांपल लिखी गया, ही विद हिज फ्रेंड्स इज कमिंग, तो यहाँ पे हमने ये विद लगा दिया। नीचे वाले एग्जाम्पल पढ़े, माई ब्रदर अलोंग विद हिज क्लास फेलोज, तो यहाँ पर अलोंग विद का वर्ड आ गया। तीसरी एग्जाम्पल देखें, आई एज वेल एज, तो यहाँ पे एज वेल एज की एक्सप्रेशन आ गई। तो हम ये देख रहे हैं इन एक्सप्रेशन से पहले एक सब्जेक्ट हमारे पास मौजूद है, यहाँ पर ही, और दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पर मौजूद है हिज फ्रेंड्स। फिर नीचे वाले एग्जाम्पल में पहला सब्जेक्ट आ गया हमारे पास माई ब्रदर, और दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया हिज क्लास फेलोज। तीसरे एग्जाम्पल में सब्जेक्ट हमारे पास पहला आ गया आई, और दूसरा सब्जेक्ट बन गया यहाँ पर यू। तो अगर आप इन सब्जेक्ट्स की बात करें, इन सब्जेक्ट्स में हमने क्या करना होता है, इन एक्सप्रेशंस में जो पहला सब्जेक्ट सब्जेक्ट नंबर 1 होता है, जिस सब्जेक्ट से फिक्रा शुरू किया जा रहा है, उसी सब्जेक्ट के मुताबिक हमने वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया करना होता है। यानी बेसिक रूल तो वैसे यही बनता है कि उस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए, वैल्यू देनी चाहिए जिस सब्जेक्ट से फिक्रा शुरू किया जा रहा है, जो पहले आ चुका हुआ है। तो
तो ही चूंकि पहले आया तो उससे के मुताबिक वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, यानी यहाँ पर डायरेक्ट सब्जेक्ट बन गया हमारा ही। तो ही के मुताबिक हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगा देना। तो सब्जेक्ट हमारा था ही, उसके मुताबिक हम यहाँ पे लगा देंगे इज, तो बन गया ही इज कमिंग। तो उसके बाद माई ब्रदर अलॉन्ग विद दिस क्लास फेलोज, तो पहला सब्जेक्ट यानी डायरेक्ट सब्जेक्ट हमारा बन गया माई ब्रदर जो कि सिंगुलर था। सिंगुलर के मुताबिक हमने यहाँ पर आके हेल्पिंग वर्ब लगा दिया इज, यानी माई ब्रदर इज प्लेइंग, जिसके साथ मर्जी खेल रहा है उसको हम इग्नोर करेंगे। उसके बाद थर्ड एग्जांपल थी आई एज वेल एज एक्सप्रेशन आ गई। इससे पहले सब्जेक्ट नंबर 1 हमारे पास मौजूद है आई, तो आई हमारा डायरेक्ट सब्जेक्ट बन गया। आई के मुताबिक हमने हेल्प यू लगा दी यहाँ पर एम। लेकिन इस फिक्रे को पढ़े आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, पढ़ेगा जरा इसको, आई एज वेल एज यू एम, तो यानी यू फील हो रहा है कि यू के साथ एम लगा हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जस्ट हमें एक फीलिंग ऐसी आ रही कि यू के साथ एम लगा दिया, क्योंकि हमारा असल सब्जेक्ट डायरेक्ट सब्जेक्ट तो आई है जो बिल्कुल फिक्रे के शुरू में मौजूद है, और इन एक्सप्रेशंस में हम पहले सब्जेक्ट को प्रेफर किया करते हैं। तो आई की वजह से एम लगाया गया, यू की वजह से एम नहीं लगाएगा, यू को इग्नोर करेंगे तो हमारा सब्जेक्ट बन गया आई। तो पूरा फिक्रा बनेगा आई एज वेल एज यू एम नॉट विलिंग टू गो। इस तरह की जो सेंटेंस है वो आने का चांस ज़्यादा होता है, जिसको देखकर यूँ महसूस की फिक्रा है ही गलत, पता नहीं इसकी करेक्शन क्या बनेगी। तो हमें यूँ होगा कि हम उसको यू आर वाली ऑप्शन को टिक कर जाएंगे तो फिक्रा गलत का गलत ही रहेगा। इसलिए आपने ऐसे सेंटेंसेस को पूरी फोकस होकर अटेम्प्ट किया करना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं, रूल नंबर 10B की तरफ। जो रूल नंबर 10A था ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है रूल नंबर 10B। उसमें भी 2 सब्जेक्ट थे, इसमें भी 2 सब्जेक्ट हैं। उसमें हमने पहले सब्जेक्ट को प्रेफर किया था, इसमें हम दूसरे सब्जेक्ट को प्रेफर करेंगे। ये कौन से एक्सप्रेशंस हुआ करते हैं इनको हम पढ़ते हैं। In all these expressions we follow the second subject for verb और helping verb, यानी दूसरे सब्जेक्ट के मुताबिक verb और helping verb आया करता है। इनको रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी भी कहते हैं, यानी प्रॉक्सिमिटी मीन्स नियरनेस। इसको यूँ समझा जा सकता है कि यहाँ पर भी 2 अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे पहला जी आइदर और, उसके बाद आ गया वेदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, अकेला और या अकेला नॉर। जब ये वाली एक्सप्रेशंस हमने इस्तेमाल करनी होती हैं तो इनका बेसिक रूल क्या हुआ करता है। इसमें हम देखते हैं कि आइदर के साथ और पेयर बनता है। इसमें 2 तरह की मिस्टेक बनाकर दी जा सकती है। 2 तरह की मिस्टेक कौन सी हुआ करती है उसको भी जहन में रखिएगा। पहली मिस्टेक वो ये करते हैं कि आइदर और का पेयर ख़राब कर देते हैं, यानी कि आइदर के पेयर और के साथ बनना चाहिए, वो आइदर के साथ एंड लगा देंगे तो पेयर ख़राब हो जाएगा। वेदर का पेयर और के साथ बनता तो वेदर के साथ वो एंड लगा देंगे या बट लगा देंगे तो पेयर ख़राब हो जाएगा। नाइदर का पेयर NOR नॉर के साथ बनता वो उसके साथ नॉट लगा देंगे। नॉट ओनली का बट ऑल्सो का बनता वो नॉट ओनली बट ऑल्सो के नॉट ओनली एंड ऑल्सो लगा देंगे, यानी वो किसी न किसी तरह से इसके पेयर को डिस्टर्ब करेंगे तो फिक्रा गलत हो जाएगा। तो ये पहली मिस्टेक आपने इसको फोकस करना है कि ये पेयर भी चेंज कर सकते हैं, तो जो कि नहीं होना चाहिए। दूसरी मिस्टेक इसका जो जनरली दी जाती वो ये हुआ करती है कि वो पहले सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्प वर्ब लगा देते हैं, जबकि हमने इसमें दूसरे सब्जेक्ट को फॉलो करना है। सब्जेक्ट लिखा कैसे कर दिए, पहले एग्जांपल इसकी पढ़ें। आइदर आ गया, आइदर का पेयर और के साथ लिखा हुआ, यहाँ तक तो फिक्रा ठीक हो गया। आइदर और के दरमियान में पहला सब्जेक्ट आ गया आइदर ही और, यानी इन दोनों अल्फाज के दरमियान में पहला सब्जेक्ट लगा दिया ही। उसके बाद सब्जेक्ट नंबर 2 आ गया हिज ब्रदर। आइदर के बाद पहला सब्जेक्ट और के बाद दूसरा सब्जेक्ट। नॉट ओनली के बाद पहला सब्जेक्ट आ गया यू, और बट ऑल्सो के बाद सब्जेक्ट नंबर 2 बन गया माई फ्रेंड्स। तो आपने ये बात जहन में रखनी है, आइदर के बाद सब्जेक्ट नंबर 1 और के बाद सब्जेक्ट नंबर 2, वेदर के बाद सब्जेक्ट नंबर 1 और के बाद सब्जेक्ट नंबर 2, नाइदर के बाद सब्जेक्ट नंबर 1 नॉर के बाद सब्जेक्ट नंबर 2, नॉट ओनली के बाद सब्जेक्ट नंबर 1 बट ऑल्सो के बाद सब्जेक्ट नंबर 2। तो हमने सेकंड सब्जेक्ट को प्रेफर करना है। तो यहाँ पर एग्जांपल पढ़ें, आइदर ही और हिज ब्रदर इज, तो ही को इग्नोर किया हमने, सब्जेक्ट नंबर 2 था हिज ब्रदर, उसके मुताबिक हमने इज लगा दिया। सेकंड एग्जांपल पढ़ें, नॉट ओनली यू बट ऑल्सो माई फ्रेंड्स, तो पहला सब्जेक्ट था यू, उसको इग्नोर करें। दूसरा सब्जेक्ट बन गया हमारे पास माई फ्रेंड्स जो कि प्लूरल था, उसके मुताबिक हमने यहाँ पर क्या लगा देना है, आर लगा देना है। तो हमने माई फ्रेंड्स के मुताबिक यहाँ पर आर लगा दिया।
तो इस रूल में हमने पढ़ा कि जो यानी आइदर और, वेदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो में हम क्या करते हैं कि दूसरे सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्प मी वर्ब लगाया करते हैं, जिसको रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी भी कहते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ देखिएगा, ये लफ्ज़ आइदर भी पढ़ा जाता है, इधर भी पढ़ा जाता है, नाइदर भी पढ़ा जाता है, नीदर भी पढ़ा जाता है, तो दोनों ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि नाइदर ठीक है या नीदर ठीक है, दोनों ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि सब्जेक्ट नंबर 2 को फोकस किया जाता है, उसी के मुताबिक वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आगे जी रूल नंबर 11, इसमें मुख्तलिफ अल्फाज यहाँ पर लिखे हुए हमने। इसमें जो पहला वर्ड हम लिखा जी मैनी, यानी अगर फिक्र में मैनी का वर्ड आ जाए, अ लॉट लिखा हो, ग्रेट लिखा हो, मैनी लिखा हो, फ्यू लिखा हो, अ नंबर ऑफ लिखा हो या सम लिखा हो, अ लॉट ऑफ, ये मुख्तलिफ अल्फाज हैं। अगर किसी सेंटेंस में इनमें से कोई लफ्ज़ लिखा हो, ये प्लूरल सब्जेक्ट बना दिया करता है और इनकी वजह से आने वाला वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल इस्तेमाल करते हैं। यानी ये अल्फाज बजाते खुद भी प्लूरल होते हैं और इनके बाद जो नाउन इस्तेमाल होगा वो भी प्लूरल होगा, और चूंकि दोनों चीज़ें प्लूरल हैं तो आने वाला हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे एग्जांपल नंबर 1 देखें, मैनी पीपल आर एंजॉइंग द वेदर। यहाँ पर मैनी आ गया, मैनी बजाते खुद प्लूरल है, यहाँ पे एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। इसके बाद हमने नाउन लगा दिया पीपल, पीपल भी प्लूरल है, उस लफ्ज़ पीपल के मुताबिक हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया आर, तो बन गया मैनी पीपल आर एंजॉइंग द वेदर। इसी तरह अगर होता है अ लॉट मैनी, अ ग्रेट मैनी। एक और बात भी जहन में रखिएगा, अगर किसी सेंटेंस में लिखा हो जी आ मैनी, तो आ मैनी को अगर देखें वो थोड़ी सी एक रॉन्ग एक्सप्रेशन बन जाया करती है, ठीक है। यानी कि आ मैनी, आ सिंगुलर है, मैनी प्लूरल है, तो ये एक्सप्रेशन सही नहीं है। तो इसके दरमियान में हम कुछ और लिख देंगे, जैसे हम लिख देते हैं अ लॉट मैनी, या हम लिख देंगे जी अ ग्रेट मैनी। तो इसमें जो मैनी है वो एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है और ग्रेट वो भी एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ किया जाता है। यानी वैसे भी कहा जाता है कि जब भी दो एडजेक्टिव इकट्ठे आए तो पहला एडजेक्टिव एडवर्ब में कन्वर्ट हो जाया करता है। यानी अ ग्रेट मैनी पीपल, तो यहाँ पे अ ग्रेट मैनी पीपल, तो ग्रेट मैनी, ग्रेट यहाँ पर मैनी को क्वालिफाई कर रहा है और उसके बाद वो पीपल का वर्ड यहाँ पर लगाया गया, ठीक हो गया, तो बन गया अ ग्रेट मैनी। तो ये हमेशा प्लूरल होगा और इसके बाद प्लूरल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद आगे जी मैनी, आ, लिटल। अब देखो ये दोनों चीज़ें उल्ट हो चुकी हैं, ऊपर पड़ा था अ लॉट मैनी, यानी ए पहले था और लॉट मैनी बाद में आ गया, ये एक्सप्रेशन उलट हो चुकी हुई है। मैनी के बाद हमने ए लगा दिया, मैनी के बाद जब भी ए लिखा जाएगा सेकंड नंबर पर चूंकि लेटर ए आ गया, लेटर ए हमेशा सिंगुलर हुआ करता है और वो सिंगुलर ही रहेगा। उसके बाद हम नाउन भी सिंगुलर लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही लगाएंगे। यानी अगर मैनी ए के बाद मैं पीपल लिख दूं, मैनी ए के बाद बॉयज़ लिख दूं, मैनी ए के बाद चेयर्स लिख दूं, वो गलत हो जाएगा। मैनी अ पर्सन, मैनी अ बॉय, मैनी अ चेयर, मैनी अ बुक हो जाएगा। मैनी ए के बाद नाउन भी सिंगुलर आएगा और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगा। इसी तरह से वर्ड लिटिल लिखा हो, लेस लिखा, द नंबर लिखा हो, जैसे ऊपर लिखा था अ नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ एक प्लूरल एक्सप्रेशन है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगा, जबकि यहाँ पे द नंबर लिखा हुआ है, द नंबर इज स्मॉल, द नंबर इज ग्रेट, तो इसको हमने सिंगुलर ही ट्रीट करना है, यानी कि ये सिंगुलर कलेक्टिव नाउन एक तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद आगे जी एवरी लिखा हो, एनी लिखा हो, सम लिखा हो, नो वन लिखा हो, ये जितने भी अल्फाज हैं मैं दोबारा पढ़ता हूँ। एवरी वन, एवरीबॉडी, सम बॉडी, नो वन, नो बॉडी, एनी वन, एनी बॉडी, ये 8 अल्फाज हो गए जो पेयर्स बन रहे हैं। इसी तरह से नो लिखा हो या नन लिखा हो, नन के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर हमारे के लिए कंपैरिजन भी किया जाता है। नन के बाद अगर नाउन सिंगुलर है तो नाउन सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। नन के बाद अगर प्लूरल वर्ड जैसे नन ऑफ द पीपल आर, तो नन के बाद अगर प्लूरल लिखा गया है तो उसको हम प्लूरल भी तस्वर करेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमारे जो लोकल ग्रामेरियंस हैं उनमें भी इख्तलाफात पाए जाते हैं। कुछ कहते हैं कि हमारे यहाँ पर लोकल लेवल पर नन को वो सिंगुलर ही तस्वर कर रहे हैं, ठीक है, तो फिक्रे पर भी डिपेंड करता है, तो हम फिलहाल नन को सिंगुलर ही तस्वर कर लेंगे। इसी तरह से जो ईच है वर्ड वो भी सिंगुलर तस्वर किया था। ये वो सारे अल्फाज हो गए जिनके बाद हम इनको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं और ये तो सिंगुलर ही तस्वर किए जाते हैं, इनके बाद सिंगुलर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे एवरी बॉय इज हैप्पी फॉर द सक्सेस, एवरी बॉय सिंगुलर था तो हमने यहाँ पर इज लगा दिया। उसके बाद अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, तो अ लिटिल भी सिंगुलर बन गया, नॉलेज भी सिंगुलर है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी हमने सिंगुलर बना दिया। तो ये वो एक्सप्रेशन थी जो जनरली सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। उसके बाद आ गया जी नेक्स्ट रूल नंबर 13,
Two different things when refer to one object or item as a whole, they are treated as singular object, और उस सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए हम हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर इस्तेमाल किया करते हैं। तो इसमें हमने ये देखा कि अगर दो डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों एक ही चीज़ को रेफर कर रही हैं, जैसे एग्जाम्पल पढ़ें, ब्रेड एंड बटर इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अर्न। अगर तो बात की जा रही है कि ब्रेड अलग पड़ी हुई है और बटर अलग पड़ा हुआ है, ये दो डिफरेंट आइटम्स ईट एबल्स हैं, अलग अलग पड़ी हुई हैं, तो वो कहा जा रहा है कि आप ब्रेड भी खा लें और बटर भी खा लें, दो अलग चीज़ें, दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जा रहा है, हम उसको प्लूरल ट्रीट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर ये इडियोमैटिक एक्सप्रेशन बनी ब्रेड एंड बटर इज लगाया गया, क्योंकि आगे बात क्या की जा रही कि ब्रेड एंड बटर इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अर्न, यानी सोर्स ऑफ इनकम है, ये रोजी रोटी अर्न करना, कि हमने अर्निंग जो करनी है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका हमारे लिए। इसी तरह से राइस एंड करी, जब भी हम इन एक्सप्रेशन को इडियोमैटिकली इस्तेमाल करेंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा। अगर हम इन चीज़ों को सेपरेट ईट एबल के तौर पर फिक्रे में मेंशन करें तो यानी कि ये कहा जाए कि 5 प्लेट्स ऑफ राइस एंड 2 प्लेट्स ऑफ करी, तो वहाँ पर 5 प्लेट्स की वजह से प्लूरल बन जाएगा। लेकिन हम अगर इसको राइस एंड करी, जैसे हम दाल चावल का वर्ड यूज़ करते हैं, दाल चावल कलेक्टिवली एक सिंगुलर डिश है, हम यहाँ पर सिंगुलर डिश के तौर पर इस्तेमाल करें, इसकी वजह से हमने यहाँ पर इस हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही बना दिया। जब हम इनको सिंगुलर डिश के तौर पर ट्रीट करेंगे तो ये सिंगुलर बन जाएगा, अदरवाइज ये प्लूरल बन जाएगा। उसके बाद आ गया फिश एंड चिप्स इज, तो ये भी कलेक्टिवली सिंगुलर के तौर पर चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है। फिश एंड चिप्स, जैसे हम कोई एक डील परचेज करते हैं, उस डील के अंदर हम एक जिंगर बर्गर रखा हुआ है, उसमें चिप्स रखी हुई है, उसके अंदर हम कहते हैं कि साथ एक बॉटल भी ऐड है, साथ कुछ केचप के साशे पड़े होते हैं। तो यूं कह लीजिए वो एक कलेक्टिवली एक डील परचेज किया, डील के अंदर 3-4 आइटम्स हैं, ईट एबल्स पड़ी हुई हैं, तो इसी तरह से उस डील को सिंगुलर तस्वर किया था, तो ये भी एक डील का नाम कह लीजिए, इसकी वजह से हमने इसको सिंगुलर ही लेना है। इस तरह ऑनर एंड ग्लोरी इज द ओनली रिवॉर्ड फॉर द मार्टर्स, तो यहाँ पर ऑनर एंड ग्लोरी भी इडियोमैटिकली यूज किया गया कि यही एक चीज़ है जो जो शहीद हुआ करते हैं उनको एजाज़ के तौर पर दिया जाता है, यानी कि नेक नामी इज़्ज़त हासिल करते हैं वो शहादत हासिल करके। तो ये वो तमाम चीज़ें जो इडियोमैटिकली इस्तेमाल की जाती हैं, इनकी वजह से फ़िक्रा सिंगुलर हो जाता है और हम उसके बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया करते हैं। उम्मीद है कि आज के अच्छी तरह आपको समझ आ गए होंगे। जब अभी हमारे कुछ रूल इसमें सब्जेक्ट एग्रीमेंट के बाकी हैं तो उसके लिए एक लेक्चर में और देखना पड़ेगा इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर आज के लेक्चर हम ख़त्म करते हैं, अगले लेक्चर में दोबारा फिर हाजिर होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।